Everybody, my name is Muhammad Zishan Alam and today in this video we are going to start a very important topic and chapter of inorganic chemistry. First of all, in inorganic chemistry, chemical bonding plays a major role in NEET and JEE mains and advanced examination. हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे. Then we will go to periodic table. Then further we will move to inorganic chemistry. In this lecture, what we are going to cover? First, we will discuss the different theories and how they are different. Like we will start with the carbon. कि कार्बन के पास में चार बॉन्ड होते हैं, कैसे वो हाइब्रिडाइज कर सकता है और सारी चीज़ें कार्बन की रिलेट करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीथेन के एग्जाम्पल से और कार्बन के. What is the configuration of carbon? If we write the electronic configuration of carbon, क्या होता है कार्बन का configuration? It's 1s2, 2s2, 2p2. The carbon का atomic number is, कार्बन का atomic number 6 होता है. ये हो गया हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने कार्बन के. जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर गए तो हमने फिर मीथेन से बात करी. मीथेन एक कंपाउंड होता है कार्बन का जिसमें 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं. ये 4 हाइड्रोजन लगे हैं, इसको बोलते हैं मीथेन. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है. हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे टेट्राहेड्रल होता है. सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की. अगर इसको और इससे रिलेट करा जाए तो यहाँ से कोई सीन नहीं बनता कि हम लोग ये बॉन्ड कैसे बन सकते हैं. देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p2 में. इस कॉन्फ़िगरेशन से ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट का. अगर इससे करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है. कार्बन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट में अगर मान लें हम उसको, दिस इज 1s2, ये माना जाता है कि कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के वो इस इलेक्ट्रॉन में आ गया, इस ऑर्बिटल में आ गया, 2p2 ऑर्बिटल में आ गया हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन उठने के बाद में. तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1s1, दिस इज s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल का शेप ये होता है एंड दीज आर p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल का शेप हमारे पास में ये होता है. अगर यहाँ से भी देखें इसका पोजीशन का, तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है? अगर हम ये देखें, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है. अगर हम इससे स्ट्रक्चर बनाएं मीथेन का और हाइड्रोजन लेके, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलना चाहिए. एक बॉन्ड या तो छोटा, 3 बॉन्ड बड़े मिल जाएं और एक बॉन्ड छोटा मिल जाए. इस टाइप का मिलना चाहिए. यहाँ से ये छोटा हो गया बॉन्ड मान लेते हैं, लेट सपोज, तो ये हो गया. लेकिन कार्बन चीख के कहता है कि नहीं, मेरे पास जो चारों ऑर्बिटल हैं और जो चारों बॉन्ड हैं वो इक्वल हैं और 109 डिग्री पे हैं, 28 मिनट्स पे. ये सारी चीज़ें बताता है मीथेन. फिर हम लोग को कन्फ्यूजन अब क्या हुआ? तो एक कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उससे ये चीज़ निकल पाएगी क्योंकि ये बन नहीं पा रहा सिस्टम. अगर 3 ऑर्बिटल हम सेम मान लें, एक डिफरेंट मान लें, तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. बट मिलता क्या है? कार्बन प्योरली टेट्राहेड्रल होता है. दिस इज प्योरली टेट्राहेड्रल. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम, व्हाट वी कॉल इट, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी ऑर्बिटल होती हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद में सेम एनर्जी की ऑर्बिटल देती हैं बाय मेकिंग देयर फेज चेंज. लेट मी रेस. तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है. तो अब अगर इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे हुआ, हमारे पास में एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और हमारे पास में ये अगर px मान लें, इसको py मान लें और pz मान लें, तो 3 px py 3 p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में. यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स हैं. p ऑर्बिटल का शेप डबल शेप होता है जिसमें एक पॉजिटिव होती है लोब, एक नेगेटिव लोब होता है. पॉइंट टू बी नोटेड दैट दीज आर फेज, नॉट चार्ज. ये चार्ज नहीं होते, ये केवल फेज होते हैं, ठीक है.
तो होता क्या है हमारे पास में, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका 1s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का px से py से और pz से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद में क्या करता है, ये टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4, इनको बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वीबीटी ये कहता, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि ये 4 ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो ये 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे। मतलब कैसे कि ये s इसमें मिक्स होगा, ये s इसमें भी मिक्स होगा, ये s इसमें भी मिक्स होगा और ये भी इसमें मिक्स होंगे। 4 ऑर्बिटल पुराने हैं, 4 ऑर्बिटल नए बनेंगे जो कि हमारे पास में कुछ ऐसे दिखेंगे। हम वीबीटी में सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें फेस एंड कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। अभी कार्बन समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी हमारा सारे। दिस इज 1, एक ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा, एंड दिस इज द 4th ऑर्बिटल। दीज हैव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कैसी ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या है, इक्वल एनर्जी की। कैसी एनर्जी है इनकी, इक्वल एनर्जी। वहीं पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इक्वल एनर्जी की बात करते हैं। अगर MOT की बात करें तो वो क्या कहती है, अगर मेरे पास में H2 बन रहा है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो H2 में क्या होगा, अगर MOT की बात कर रहे हैं, ये एक 1H का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, H2 बनाना है मुझे MOT के अकॉर्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन ऑर्बिटल। तो वो 2 ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद में एक लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल देंगे जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और एक अपोजिट एनर्जी के आएंगे जो हाई एनर्जी के होंगे, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिलता है, हमारे पास में इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहीं पे अगर बात करें तो MOT में डिफरेंट एनर्जी के 2 ऑर्बिटल मिलते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन की। ये MOT से इसका रिलेशन आता है कि इसमें बॉन्डिंग बनते हैं, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसमें सारे सेम एनर्जी के होते हैं, इसमें डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन की। अब मेरे पास में जो कार्बन था, दिस इज कार्बन, इसके पास में 4 नए ऑर्बिटल आए जो कि हमारे पास में हाइब्रिडाइज थे, सेम एनर्जी के थे, चारों ऑर्बिटल, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे इसको बनाना शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये मेरे पास में 4 ऑर्बिटल हो गए। इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। दिस इज कार्बन एंड दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब मेरे पास में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये 4 लोग थे तो ये S था और 3 P थे, तो हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली निकाल लेते हैं, एक S मिला और 3 मिला, तो इसको बोलते हैं क्या, sp3 ऑर्बिटल्स। ये क्या होती हैं, sp। ये एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। इसके बाद में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ये ना लिखने के बाद में ये बना सकता हूँ। मैं चारों को ऑर्बिटल को कैसे भी बना दूँ, मैं इसको स्क्वायर प्लेनर बना सकता हूँ। मुझे अभी पता नहीं क्या होगा इसका, मैंने ये बना दिया स्क्वायर प्लेनर। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होता है, तो 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। इन सब से चारों से लगा दिया 1s ऑर्बिटल। देखो चारों बॉन्ड तो बन गए और चारों सेम एनर्जी के भी मीथेन के बॉन्ड बन गए। यही तो था हमारा मीथेन, सॉरी यही तो था हमारा मीथेन, चारों सेम एनर्जी के बन गए। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अगर ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है, स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, लेकिन नहीं बनता, ये टेट्राहेड्रल होता है। तो क्यों होता है टेट्राहेड्रल, वो बताती है हमारे पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा। मिनिमम एनर्जी स्टेट का क्या मतलब है, वहां पे लोन पेयर रिपल्शन को कम करेगा वो,
लोन पेयर रिपल्शन को कम करेगा, सबसे ज़्यादा ये रिपल्शन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी कहती है कि इन सारे रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल एक हमारे पास में नया शेप लेगा। अब इस शेप को अगर हम कार्बन को बनाएं तो कार्बन 4 अगर मेरे पास में बॉन्ड है, हमारे पास में ये 4 इसके पास में ऑर्बिटल से, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट के लिए ऐसा करेगा जिसमें इसके पास में सारे एंगल्स कहाँ होंगे, सबसे ज़्यादा दूर होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दिस इज कॉल्ड ए टेट्राहेड्रल नॉर्मली। अगर इसमें हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। इसमें अगर बात करेंगे, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर स्क्वायर प्लेनर बनाया हमने तो वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री रिपल्शन होगा। ये 90 डिग्री पे अगर मैंने बना दिया ये कार्बन दिस तो ये 90 डिग्री रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना, और मिनिमम एनर्जी स्टेट का कितना होता है 109। इसीलिए कार्बन जो हमारे पास में ऑर्बिटल होते हैं वो 109 ये मिनिमम रिपल्शन पे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास में मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल में जाएगा। और मिनिमम एनर्जी लेवल कहाँ होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास में रिपल्शन कम होगा। ठीक है, ये सारी बात थी कार्बन की, कैसे हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे हमारे पास में, अब जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ स्टेरिक नंबर चलते हैं, स्टेरिक नंबर 3, 4, 5, वहाँ से उनके शेप और ज्योमेट्री में होती है। जैसे शेप और ज्योमेट्री में ये फ़र्क होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे जब हम VBT से स्टार्ट करेंगे। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ को। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Hi students, in this video we are going to cover valence bond theory basics. So स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, कोई भी 2 एटम ले लेते हैं, एक एटम A ले लिया हमने, कोई एटम B ले लिया। अब हमारे पास में कोई भी एटम होता है उसके पास में देयर इज ए न्यूक्लियस इन विच देयर आर प्रोटॉन्स एंड देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड विच हैव ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम में। और मेरे पास में एक कोई एटम ले लिया जिसके पास में मेरे पास में न्यूक्लियस था एक, और जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन भी थे, जितने भी हैं उससे मतलब नहीं है। एक एटम बी ले लिया मेरे पास में, एक एटम बी ले लिया मेरे पास में। यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले, तो हमें पता है कि हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में। अगर मेरे पास में ये एक एटम था AA का, तो हमारे पास में ये कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा। सिमिलरली इसमें भी कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर दूसरे का न्यूक्लियस बॉन्ड बनाने आ रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कोई ना कोई अट्रैक्शन ज़रूर हो रहा होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा होगा। अगर मेरे पास में न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन इसका है, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। सारे अट्रैक्शन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल होंगे। इसमें होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये भी अपोजिटली चार्ज है हमारे पास में। अगर मेरे पास में ये कोई A एटम था, A एटम था ये, और ये B एटम था, तो इससे क्या पता चला हमारे पास में, अगर बॉन्ड बनना है तो न्यूक्लियस ऑफ A और न्यूक्लियस ऑफ B दोनों आपस में रिपल्शन भी करेंगे। अरे भाई, जब ये अट्रैक्शन हो रहा है, अगर यहाँ बात करें, जब करीब आ रहे हैं 2 चीज़ें, तो न्यूक्लियस भी तो है, सेम चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो अट्रैक्ट करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन सेम न्यूक्लियस रिपल्शन भी करेंगे। अगर इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास में प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, P फॉर प्रोटॉन, तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे नहीं करेंगे, ये आपस में दूर भागेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये भी दूर भागेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ये भागेंगे दोनों, क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में दूर भागेंगे। लेकिन अगर ये बॉन्ड बनना है मेरे पास में, AB का बॉन्ड बनना है मेरे पास में, इफ़ नेचर फेवर दिस, अगर नेचर इसको फेवर करेगा तो ये बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको,
इनको बोलते हैं हम रिपल्सिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। अगर नेचर फेवर करेगा इस बॉन्ड को बनने में तो हमारे पास में अट्रैक्टिव फोर्सेस को ज़्यादा होना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्सेस से, तभी ये ए बी मॉलिक्यूल बन पाएगा, वरना ए बी मॉलिक्यूल कभी नहीं बन पाएगा। अगर वो बन भी गया तो अगर इस टेम्परेचर पर सेटल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, फिर से टूट जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी। बात समझ में आ रही है? अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तभी हमारे पास में ये बॉन्ड बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अगर हमने पास में H2 मॉलिक्यूल लिया, कोई H2 मॉलिक्यूल लेने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास में हमने 2 हाइड्रोजन एटम लिए और दोनों को करीब लाते गए। ये हाइड्रोजन एटम थे, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, तो मैं दोनों को करीब ला रहा हूँ। ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जब मैं इनको करीब लाया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे जैसे ये करीब आ रहे हैं, ये दोनों एटम करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे वे पोटेंशियल एनर्जी इसकी ड्रॉप होती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास में स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती जा रही है, जब एक टाइम पे आके ये पता चला कि कब तक एनर्जी बढ़ रही है, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस 74 पिकोमीटर आया, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस आया। 2 हाइड्रोजन लिए मैंने, 2 हाइड्रोजन करीब लाता गया, यहाँ तक आने के बाद में ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये मिनिमम एनर्जी स्टेट ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन लग रहा है जो कि मिनिमम 0 से नीचे है। इसका मतलब एनर्जी लिबरेट हो रही है, इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 74 पिकोमीटर पे एक बॉन्ड बनाएगा जिसको बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, जिससे एनर्जी निकलेगी 435.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अब हम इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास में हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल होता है हमारे पास में। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसकी कोई एक्सिस नहीं होती, स्फेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से इसको बना लेते हैं। ये बने, दोनों कंबाइन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड H2 मॉलिक्यूल। ये ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स। दीज इफ दिस इज पॉजिटिव फेज, दिस इज फेज। नाउ एस ऑर्बिटल का जो फेज होता है वो हमेशा या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा हमारे पास में। एस ऑर्बिटल, दिस इज स्फेरिकल, ये पॉजिटिव दोनों मिले आपस में, दिस इज फेज। याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, दिस इज फेज, दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज फेज। ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल। यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास में? H2 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ तो S था, अब मेरे पास अगर P आ गया तो क्या होगा, D आ गया तो क्या होगा, S और P मिक्स हो गए, क्या होगा? सबसे पहले उस केस में करने के लिए हम VBT के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, कैसे VBT चलती है। उसके बाद में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके देखेंगे डिफरेंट कंडीशन में विद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ में, कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी कौन सी है, बॉन्ड कहाँ से, ऑर्बिटल्स कौन से हैं, देन वी विल डिस्कस दिस। ओके, hello students, today in this class we are going to discuss the postulates of VBT. In the previous classes we have covered the basics of chemical bonding and the similarity between and the difference between valence bond theory and the MOT. In this class we were going to start with the postulates of VBT. So VBT says, VBT क्या कहती है? Covalent bond is formed due to overlapping of half filled atomic orbital. A point to be noted is that the half filled orbital हमारे पास में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तभी होगी हमारे पास में जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, हम ये बात समझेंगे इस एग्जांपल से। फ्लोरीन की बात करते हैं हम लोग। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और जिसके कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p5। अगर इसको हम भरते हैं तो 2 4 ये भर गए, 5 6 7 8 9, ये हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन भर गए एक फ्लोरीन के बाद में। अब हमें ये दिख रहा है कि ये ऑर्बिटल खाली है, ये हाफ फिल्ड है हमारे पास में ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, एक और फ्लोरीन लेते हैं जिसका कन्फिग्रेशन सेम होगा।
हमने एक और फ्लोरीन लिया, एक फ्लोरीन था, ये भरा, हमने एक और फ्लोरीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये भर गया। अब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, किसमें, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से। तो ये देखो, ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा और पाई वी विल डिस्कस लेटर। अभी के लिए क्या होता है कि हमारे पास में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे दोनों, और यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, ये फ्लोरीन था, इसके पास में ये px py थे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेता हूँ p, एक फ्लोरीन का ये p था, ये वाले फ्लोरीन का एक p बनाया है मैंने, मतलब कि ये वाला ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल भी बनाया है, इसको मान लेते हैं pz मान लेते हैं, लेट सपोज, क्योंकि px py pz अगर माने तो इस तरीके से बनेगा दूसरा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हो गया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हो गया, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हुई है ना, इसी को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका एक टाइप आएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अभी बता देता हूँ जब बात आ गई है। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि अगर मेरे पास में कोई 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर हैं और ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहीं पे पाई बॉन्ड समझ लो, ये होता है सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहीं पे अगर मेरे पास में ये ऑर्बिटल पैरेलल कर दूं, मैं इनको उठा के बस सीधा कर दूं और ऐसे लेके आऊं, तो ये जो कैप है मार्कर के, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, नीचे वाली लोब्स में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सेम फेज में अगर होगी तब, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये हमारे पास में ये शो करता है, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहाँ पे शो ये कर रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, मैक्सिमम ओवरलैप की तरफ जा रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो डायरेक्शनल होते हैं हमारे पास में। डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है, ये ऑर्बिटल की शेप होती है, ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी, और डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक डी एक्स वाई मान लो इसको, या डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसकी रिंग बनती है। एस ऑर्बिटल को छोड़ने के बाद में ये सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इन सब की कोई ना कोई एक्सिस होती है, इसीलिए ये डायरेक्शनल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। H2 में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, H2 के केस में कोई डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि एक बॉल को कहीं भी फेंक दो वो चलती चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है उसको एक्सिस की, इसीलिए इसकी कोई एक्सिस नहीं होती है। इन सब की एक्सिस होती है, तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम शुड बी बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। वहीं पे अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। हमारे पास में नेचर ऑफ ऑर्बिटल, सबसे पहली चीज़ आती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कि हमारे किस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनना है। वो हमारे पास में, अगर हमारे पास एक्सटेंट ओवरलैपिंग अगर पी डी से बन रहे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं हमारे पास में। सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp ऑर्बिटल, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं हमारे पास में। इनके मतलब नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल बना रहे हैं हमारे पास में, sp ओवरलैपिंग हो रही है, डी पाई हो रही है, वो सारी चीज़ें आएंगी एक एक करके। उसके बाद में नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, मैंने अभी बताया सिग्मा और पाई। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, इसको बोलते हैं सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि एक चीज़ सामने से आ रही है, ये चीज़ मिल गई और दोनों हेड टू हेड कोलाइड करा तो कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं हेड। और कोएक्सियल या साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है हमारे पास में, ये 2 ऑर्बिटल आ रहे थे, ये आपस पॉजिटिव फेज मिला, नेगेटिव फेज मिला, ये साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग। ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप।